गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आपके सामने आए हैं जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अर्थतंत्र, राजनीति तंत्र और सामाजिक तंत्र तीनों के लिए चुनौती है। वर्तमान में विश्व का कोई भी समाज आर्थिक असमानता से या आर्थिक असमानता से पीड़ित है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास जीवन निर्वाह के लिए भी पैसा नहीं है। और हम भारतीयों के पास तो ये स्पष्ट रूप से आपके आसपास ही दिखता है कि किसी के यहाँ, किसी का बगल में 5 मंजिला घर है, कोई अपने कुत्ते को पालन में 10,000 रुपया मंथली खर्चा करता है या उससे भी ज़्यादा, तो किसी को अपना जीवन निर्वाह के लिए भी पैसा नहीं होता है। हम बात करने वाले हैं काले धन के बारे में। हाल ही में अभी यूपी में पीयूष जैन नामक एक व्यापारी के घर में लगभग 300 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए हैं। इतने पैसे आते कहाँ से इनके पास? सरकार को इन पर निगाह नहीं पड़ता है क्या? सरकार के नज़रों से कैसे अपने पैसे को बचा लेते हैं? कौन से ऐसे काम करते हैं कि इतना पैसा इनके पास हो जाता है, बच जाता है? और इन पैसों को ही या इन पैसों के लिए ही इकोनॉमिक टर्म यूज किया जाता है, ब्लैक मनी या काला धन। काला धन तो हम बात करने वाले हैं आज काला धन की। जैसे कि काले दिल के लोग होते हैं, काले रंग के लोग होते हैं, उसी तरह से धन भी काला होता है। लेकिन काले रंग के लोग बुरे होंगे ये नहीं कहा जा सकता है, काले दिल के लोग जरूर बुरे होते हैं। तो काला धन भी हमारे समाज के लिए, हमारे अर्थतंत्र के लिए, हमारे राजनीति के लिए और हमारे संपूर्ण व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। हम उसी काले धन की बात करने वाले हैं। और दूसरा, ये काले धन होता क्या है और उस काले धन को कैसे, यानी ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी प्रक्रिया भी देखने वाले हैं। तो यानी आज का हमारा विषय है ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग। काला धन और काला धन को सफेद करने का जो तरीका होता है उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। हाँ, वही लॉन्ड्रिंग, यानी लॉन्ड्री में जैसे हम अपने गंदे कपड़े को दे करके साफ कराते हैं और साफ करा करके पुनः अपने पास वापस ले लेते हैं, उसी तरह से हमारे पास जो काला धन होता है उसको कुछ इस प्रोसीजर से गुजारते हैं कि वो फाइनली साफ सुथरा होकर के हमारे पास वापस सफेद चमचमाता हुआ चला आता है, जिस पर कोई दाग नहीं होता है और सरकार के निगाह में हम साफ सुथरा बने रहते हैं। जैसे कि अभी एक व्यापारी पकड़ाए हैं, उनका भी वो ब्लैक मनी कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से गुजरा होगा और गुजर करके उनके पास आया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या समझना है। तो समझना यह है कि ब्लैक मनी क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, इसका प्रोसीज्योर क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, और सरकार के द्वारा यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट, विश्व की सरकारें और भारत सरकार के द्वारा इसके लिए क्या क्या उपाय किया गया है, कैसे कैसे इसको नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। इसके अगर प्रभाव को देखेंगे तो इसका प्रभाव बहुत व्यापक है, इसलिए प्रभाव पे अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कैसे होता है, तो एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ब्लैक मनी हम कहते किसको? क्या कोई नौकरी करके पैसा अर्जित करता है, टैक्स पे करता है सरकार को, और वो अपने बचे हुए पैसे को या शेष राशि को अगर बैंक में जमा करता है तो ब्लैक मनी है? नहीं। क्या कोई व्यापार करके पैसा अर्जित करता है, बचा करके अपने बैंक में जमा करता है, या अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या उसमें इन्वेस्ट करता है, तो क्या वो ब्लैक मनी है? नहीं। तो ब्लैक मनी कहते किसको है? तो ब्लैक मनी को समझने के लिए स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि वो इलीगल तरीके से कमाए गए धन को ब्लैक मनी कहा जाता है, जो सरकार के निगाह से बच जाती है। यानी कि जो सरकार को टैक्स नहीं देती है और उन व्यापार या व्यवसाय पर जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा करके रखा हुआ है, उसको करके अगर कोई पैसा अर्जित करता है तो उसको हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। यानी सरकार मान लो कह दिया है कि ये सब काम नहीं करना है, इलीगल काम है, और फिर भी हम उसको करके और उससे जो पैसा अर्जित करते हैं उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। अब जब इलीगल काम किए हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार को बताएंगे नहीं, ITR भरेंगे नहीं, उसका टैक्स देंगे नहीं, तो वो ब्लैक मनी हो जाएगा। दरअसल ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग पहली बार 1980 के दशक में, 80 के दशक में आप कह सकते हैं, अमेरिका से शुरू हुआ। हालांकि उससे पहले भी भारत में भ्रष्टाचार शुरू से ही रहा है, आज से नहीं।
प्राचीन पीरियड में भी, एंशियंट पीरियड में भी करप्शन था, मिडिएवल पीरियड में भी, मॉडर्न पीरियड में भी। और यहाँ का ब्यूरोक्रेसी, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम तो भ्रष्टाचार का जड़ ही है, अगर आप क्लियरली कहें तो पहले से ही रहा है। तो व्याख्या अगर कहें कि किसको हम ब्लैक मनी कहेंगे, कौन से सोर्स से आए हुए पैसे को ब्लैक मनी कहेंगे, तो ब्लैक मनी कहने का मतलब ये है कि वो अवैधानिक या गैर कानूनी तरीके से अर्जित किए गए पैसे को ब्लैक मनी कहते हैं, जिन क्रियाविधियों पर या जिन कार्यों पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, तो अगर कोई, हम यहाँ पे देखिए लिस्ट दिए हुए हैं कि इन लिस्टों को हम से आए हुए आय को हम ब्लैक मनी कर सकते हैं, यानी इन सोर्स से। जैसे ड्रग्स या नारकोटिक्स कोई कारोबार करता है, ड्रग्स का जैसे नशे का कारोबार करता है, या उस तरह के वस्तुओं का खरीद फरोख्त करता है जिसके लिए सरकार परमिशन नहीं दी है, तो उससे अर्जित किया गया धन करप्शन के द्वारा। मान लीजिए आप कोई अधिकारी हैं या किसी भी तरह का अनएथिकल या अनऑफिशियल काम करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। सपोज आप एक अधिकारी हैं और आप किसी सेवा के बदले में किसी नागरिक से कोई पैसा लेते हैं, तो वो करप्शन है। या कोई सेवा देने के एवज में कुछ पैसा लेते हैं तो वो करप्शन है। करप्शन कई तरह का होता है। करप्शन कहने का मतलब यही है कि जो सरकार जिसके लिए प्रतिबंध किया है, जिसके लिए मना किया है, फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं, वो सब करप्शन है। और आज के समय में बिना करप्शन के कुछ भी नहीं होता है। तो करप्शन को आप समझ लीजिए एक नौकरशाही में या राजनीति में करप्शन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप एक जन प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो 50 रुपये का जो आप चढ़ावा चढ़ाते हैं वो भी करप्शन है। अगर आप कोई कंपनी स्थापित कर रहे हैं और उसका परमिशन लेना है किसी सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय के द्वारा, और उसके बदले में आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ रहा है, तो वो भी करप्शन है। यानी छोटे लेवल से लेकर के बड़े स्तर पर जो भी हम किसी सेवा के बदले में पैसा देते हैं, लेने वाला भी करप्ट है और देने वाला भी करप्शन में आता है। तो उससे अर्जित किया गया धन। नेक्स्ट है इलीगल आर्म्स ट्रेड। इससे अर्जित किया गया धन भी, जैसे कि आर्म्स बनाना, उसका खरीद बिक्री करना, उससे अर्जित किया गया धन भी ब्लैक मनी में आता है। नेक्स्ट है स्मगलिंग। स्मगलिंग यानी कि जो चीज सरकार ने बाहर से लाने, जैसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करने या एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगाया है, या आपके पास उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं है, फिर भी आप गैर कानूनी तरीके से स्मगलिंग करते हैं, लाते हैं और भेजते हैं, तो उसको हम लोग स्मगलिंग करते हैं। जैसे पुराने पिक्चरों में देखे होंगे, सोना का स्मगलिंग बहुत हुआ करता था। हीरो अक्सर बॉम्बे बीच पर, बॉम्बे का समुद्र तट पर सोना का स्मगलिंग करते हुए, या तो पुलिस वाला है तो स्मगलर को पकड़ेगा, और अगर गुंडा है या माफिया है तो वो स्मगलिंग करेगा। घड़ी का स्मगलिंग कर रहा है तो कोई सोने का कर रहा है, कोई किसी नारकोटिक्स प्रोडक्ट को कर रहा है, तो स्मगलिंग को भी माना गया है कि उससे जो आय होता है वो भी ब्लैक मनी है। नेक्स्ट है प्रोस्टिट्यूशन, यानी वैश्यावृत्ति को भी इसमें डाला गया है। और अभी के समय का जो सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी अर्जित करने का जो एरिया है वो है फ्रॉड करना। फ्रॉड करना यानी धोखाधड़ी किसी के साथ। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन ट्रेड का ज़माना है, तो ऑनलाइन से ही फ्रॉड होता है। किसी को कमिट किए कुछ और, दिए कुछ और, आपके कार्ड या आपके अकाउंट का नंबर, आपके पिन नंबर जान करके आपके अकाउंट से पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना, या किसी भी तरह की सेवा का वादा दे करके और नहीं देना, इस तरह के क्रियाविधि को हम फ्रॉड कहते हैं। तो ये सारे एक्टिविटी से अर्जित किया गया धन को हम ब्लैक मनी कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास अगर मान लो समाज को लगता है, सरकार को लगता है कि इनकी सैलरी मात्र 50,000 पर मंथ है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी करोड़ों में है, तो किसी का भी नज़र आपके ऊपर चला जाएगा, ये कहेगा कि जरूर इसके पास ब्लैक मनी है। यानी कि आपके पास जो मूल सोर्स है, जितना आपके पास आय होना चाहिए, उस आय के अनुसार से आपकी संपत्ति दिखनी चाहिए थी, लेकिन अब दिख रही है कितना। अधिकतर देखिएगा जब कोई भी राजनेता या राजनीतिक प्रतिनिधि जब अपना नॉमिनेशन फाइल करता है तो अपना सारा ब्यौरा देता है कि उसके पास कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, कितना जेवरात है, और दे करके ये बताता है कि हम इतने हमारे पास प्रॉपर्टी है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 ही सालों में वो कई गुना बढ़ा चला जाता है संपत्ति उसकी। वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का ही देन होता है।
एक आईएएस ऑफिसर को देखिएगा, जब नौकरी ज्वाइन करता है या सेवा में शामिल होता है तब उसके पास कुछ ही लाख की प्रॉपर्टी होती है। रिटायरमेंट होता है तो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कहीं ना कहीं वो ब्लैक मनी अर्जित करता है। तो अब इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी सरकार के निगाह में इसको शुद्ध, सफेद और पारदर्शी साबित करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, यानी इस काले पैसे को सफेद किया जाता है, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। जैसे कि हम धोबी के यहाँ गंदे कपड़े को दे करके उसको सफाई कराते हैं और पुनः उसको धारण कर लेते हैं। तो ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग में भी वही होता है, जैसे हम धोबी को देते हैं कपड़ा, उसके पास सफाई करवाए और पुनः वो मेरे पास चले आता है, हम उसको पहन लेते हैं। उसी तरह से नोटों के साथ या धन के साथ भी होता है। तो जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। और जो ये काम करता है, अगर आपके पास ब्लैक मनी है और आप इसकी सफाई करवा रहे हैं, तो जो करवाता है उसको लॉन्ड्रर कहा जाता है, यानी कि मनी लॉन्ड्रर। अब मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे है? तो मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए आपको इसके कुछ चरण को या प्रोसीड्योर को या प्रक्रिया को देखना पड़ेगा, स्टेप को देखना पड़ेगा। इसको कुछ हम उदाहरण से भी हम और आप समझ सकते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया संपन्न कराया जाता है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले मनी लॉन्ड्रर या ब्लैक मनी के मालिक सबसे पहले कोशिश ये करता है कि उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में या फिनेंशियल जो भी बैंक है, जो भी वित्तीय संस्थान है, उनमें पैसा को लाया जाए, सामने लाया जाए। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल देख लो, मान लो हमने 100 करोड़ रुपया 100 CR ब्लैक मनी अपने पास रखा हुआ है। अब इसको हमको लॉन्ड्रिंग करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसको कई चरणों में हम बांट सकते हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप बी या स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी एंड स्टेप डी। ये यानी आप कह सकते हैं कि ये कुल 4 चरणों में या 3 चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है। पहला ये कलेक्शन ऑफ मनी या ब्लैक मनी इसको कह सकते हैं, ये ब्लैक मनी है। कलेक्शन ऑफ मनी को आप ब्लैक मनी भी कह सकते हैं। आप इन सारे सोर्सेज से इसको कलेक्ट किए हैं। अब इसको लॉन्ड्रिंग करना है, यानी इसका धुलाई करना है, सफाई करना है, सरकार के नज़र में इसको साफ सुथरा दिखाना है कि हमने इन तरीके से पैसे कमाए हैं। तो कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को 3 नामों से जाना जाता है। नाम क्या है? तो पहला है प्लेसमेंट, यानी कि आपके पास जो धन है उस धन को फिनेंशियल सिस्टम में लाना है। जो बैंक है, जो वित्तीय संस्थान है, आप उसके पास पहुंचाइए, तब न सरकार को पता चलेगा कि हाँ आपके पास इतनी पैसा है। तो जैसे ही मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपया है और उसको बैंक में जमा करते हैं, तो सरकार का निगाह में आ जाइएगा। तुरंत आपके यहाँ ईडी वाला पहुंच जाएगा, इनकम टैक्स वाला पहुंच जाएगा, छापा मार देगा, कहाँ से इतना पैसा आया भाई। तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं। पैसा धीरे धीरे जमा करेंगे। कैसे करेंगे? तो एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए आपको 100 करोड़ रुपया आपके पास है, अब आपको जमा करना है बैंक में। तो इसके लिए आपने क्या किया कि एक कंपनी बनाया या एक ऐसा उद्यम स्थल बनाया जहां पे आप ये दिखा सकें कि आपके पास हर दिन 10,000 रुपया इनकम होता है और साल भर के बाद वो या 10,000 या 1 लाख या जितना भी हो इनकम होता है। आप टारगेट करके रखे हुए हैं कि कुछ ऐसा बिजनेस सेटअप हमको दिखाना है कि हर दिन एवरेज इतना हमारे पास इनकम होगा और साल भर 2 साल के बाद हमारा 100 CR हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। 100 के जगह अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको 1 करोड़ ही कर लेते हैं, छोटा रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1 करोड़ रुपया आपके पास है। अब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ये करेंगे कि आप एक अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक कंपनी खोलेंगे। तो कंपनी खोलने के लिए आप क्या किए कि बैंक से कुछ लोन ले लिए। अब वो कंपनी मान लो
10 लाख या 20 लाख या 50 लाख में कोई भी आपका बिजनेस सेटअप शुरू होने वाला है। मान लो आप 10 लाख या 20 लाख बिजनेस करने के लिए लोन ले लिया बैंक से। अब आपने ये दिखाया कि आपके यहाँ जो भी काम शुरू किए हैं उसमें हर दिन, सपोज मान लो आपने जो काम शुरू किया है या बिजनेस शुरू किया उसमें हर दिन आपके यहाँ 5,000 रुपया का इनकम हो रहा है या 10,000 रुपये का इनकम हो रहा है। सपोज छोटा सा कोई भी काम ले सकते हैं, मान लीजिए कि मोबाइल का या कंप्यूटर को स्टेबल करने के लिए, कंप्यूटर का एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो कहा जाता है कि इंस्टॉलेशन के लिए, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन का एक छोटा सा उद्यम आप शुरू किए, उसमें आपने 20 लाख रुपए या 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, इसके लिए बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपया। अब आप ये दिखा रहे हैं कि जो 20 लाख का आपने कंपनी शुरू किया है इसमें हर दिन 50 कंप्यूटर आप हर दिन इंस्टॉल कर लेते हैं, 50 पीसी आप हर दिन स्टेबल कर लेते हैं, बना लेते हैं। और इस 50 बनाने में आपको हर दिन कम से कम 50,000 रुपये का नेट वर्थ होता है, या नेट वर्थ कर लीजिए, हाँ 50,000 रुपये का आप प्रॉफिट कर लीजिए। 50,000 रुपये का हर दिन 50,000 का नेट प्रॉफिट होता है। 50,000 का नेट प्रॉफिट होता है। 50 कंप्यूटर अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो 50 होता है। अब आप देखिए आपके पास आपके पास ब्लैक मनी है 1 करोड़ रुपया। अब इस ब्लैक मनी को वाइट करना है तो आपने 50 का दिखाया कि हर दिन, रियल में आप 50 हर दिन इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें 50,000 रुपया मिनिमम आपका इनकम होता है। आप बैंक में जाते हैं और 50 के जगह पे जब पैसा जमा करने जाते हैं तो 50 के जगह पे यहाँ पे दिखाते हैं कि 100 कंप्यूटर हर दिन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी 50,000 के जगह पे आप 1 लाख रुपए हर दिन इनकम शो कर दिए। आपका हो रहा था 50,000 रुपये ही कमा रहे थे, लेकिन यहाँ पे 50 के जगह 100 कंप्यूटर इंस्टॉलेशन को दिखाया कि हम 100 कंप्यूटर हर दिन इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसका जो 1 लाख रुपया है उस 1 लाख रुपया को जाकर के हर दिन बैंक में जमा कर रहा है। यानी 50,000 जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ और 50,000 1 CR में से, 1 करोड़ में से, ब्लैक मनी में से ले जाकर के बैंक में जमा कर दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 1 करोड़ रुपया आपका कितने दिनों में चले जाएगा। तो अगर 50,000 रुपये 1 महीना में जा रहा है तो स्वाभाविक है कि 1 करोड़ कितने दिनों में चले जाएगा, तो 20 महीने में। 10 महीने में 50,000 अगर ये 1 दिन में हो रहा है तो 1 CR कितने दिनों में चले जाएगा, तो 1 लाख 2 महीने में, यही ना, 1 लाख 2 महीने में, तो 10 लाख कितने महीने में चले जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि आपकी एक समय के बाद जो पैसे बचा हुआ था वो रिमेनिंग अमाउंट इसके साथ ही बैंक में चला जाएगा, और ये शो हो जाएगा कि आपने कंप्यूटर बना करके इतना पैसा अर्न किया है। अब अगर मान लीजिए किसी महीना 50,000 का नहीं भी हुआ तो भी आप दिखा दिए कि 50 कंप्यूटर हमने इंस्टॉल किया है, और इस तरह से आप अपने ब्लैक मनी को बैंक में जमा कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्लेसमेंट कहा जाता है, यानी अपने पैसे को फिनेंशियल सिस्टम में लाना, वित्तीय व्यवस्था में लाना, बैंक में लाना, इसको हम लोग प्लेसमेंट कहते हैं। किसी भी तरह से आप इसको दिखा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार अगर कल को जांच करेगी कि भाई आप, जब आपका ऑडिट होगा कि आपने इतना पैसा कमाया है तो दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे अपना जो बुक ऑफ अकाउंट है या बैलेंस शीट है उसमें पहले से ही गलत इनवॉइस या गलत बना करके रखे हुए हैं कि हमने इतना कंप्यूटर इसको दिया, इतना कंप्यूटर इसको दिया। अब एक एक करके तो चेक करेगा नहीं, 100 है तो 10-20 को करेगा, उसके बाद करेगा हाँ भाई ठीक है, या फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे कि उस अधिकारी को कुछ खिला देंगे, वो शांत हो जाएगा। तो फाइनली आपका 1 CR पैसा चले गया बैंक में। अब इसी को हम लोग कहते हैं प्लेसमेंट, यानी अपने गैर कानूनी पैसे को बैंक में हम पहुंचा दिए। भले कमाई 50,000 पर महीना हुआ हो या नहीं हुआ, लेकिन हम दिखा दिए कि हर महीना इतना हो रहा है। अब दूसरा जो चरण आता है उसको कहा जाता है लायरिंग। लायरिंग का मतलब यह है कि अब आप अपने पैसे को उन जगहों पर, लायरिंग का मतलब यह है कि आप अपने पैसे के जो आय है, सोर्स है, उस सोर्स ऑफ इनकम को गलत तरीके से दिखाते हैं।
लायरिंग का मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोल करके ये दिखाना कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से है। आपने कमाया 50,000 कहीं और से, या 10,000 कमाया और 1 लाख कमाने का दिखा दिया अलग अलग तरीके से, कि इसको इतना में बेचे, इसको इसमें इतना मार्जिन कमा लिया, इसमें थोड़ा कम कमाए, इस तरह से आपने दिखा दिया। तो ये जो किया जाता है इसको लायरिंग कहा जाता है, यानी झूठ बोलना कि आपका इनकम कहाँ कहाँ से हुआ है। इस चीज को ही छुपा देना कि आपका सोर्स कहाँ कहाँ से था, मूल सोर्स कुछ और था, दिखाया आपने कुछ और। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि बॉन्ड खरीद लिया जाएगा, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, इस तरह में इन्वेस्ट करके ये शो कर दिया जाता है कि हमको इससे इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, या फिर अपना इस इधर से भी झूठ बोल दिया जाता है। तो लायरिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो कमाया है, जो सोर्स आपका हुआ है, उसको छुपा देना और गलत डाटा प्रस्तुत कर देना है, हुआ कुछ और है, दिखाना कुछ और। अब इसके लिए कई तरीके और भी अपनाए जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी है, लायरिंग में है, कोई कंपनी है, वो कंपनी क्या किया कि अपने पैसे को एक कंपनी के अकाउंट खोला और इस अकाउंट में अपने पैसे को ट्रांसफर कर दिया, जमा कर दिया। सपोज एक्स नामक एक कंपनी खोला, बैंक में पहले पैसा जमा किया था, उस पैसे को एक अकाउंट खोला उस बैंक कंपनी के नाम पे और उसमें जमा कर दिया। अब इसी पैसे को वो क्या करेगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसा है, तो अब उस पैसे को और ज्यादा मोनेटाइज करने के लिए, या और भी ज्यादा पैसा है उसके पास, इससे कई गुना ज्यादा और भी पैसा है, तो उस पैसे को और बढ़ाने के लिए क्या करेगा, तो विदेशों में भी स्टॉक अकाउंट खोल लेगा, उन देशों में जहां पे सेल कंपनियां खोला जाता है। सेल कंपनी यानी कि ऐसी झूठी कंपनी जो कागज पर तो होती है लेकिन वास्तविक में कुछ भी नहीं होता है। हमने जैसे कि मान लीजिए एक कागज पे जितना भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट दिखा करके हमने कंपनी खोल लिया कि ये कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर होगा, यहाँ सेल होगा, यहाँ ट्रेड होगा, यहाँ परचेज होगा, इतना प्रॉफिट होगा, अपना बैलेंस शीट भी बना लिए, सब कुछ बना लिए, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे। तो उसी सेल कंपनी के नाम पर अकाउंट खोलेंगे और उसमें पैसा जमा करेंगे। अब ये कंपनी जिसमें पैसा जमा किए हैं उसका पैसा विदेशों में भी एक सेल कंपनी खोल देंगे। मान लीजिए कि 200 या 300 करोड़ रुपया है, अब इसको हम नहीं बचा पा रहे हैं, जैसे कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की तरह, कि उन्होंने अपने गमले में गोभी उगा करके हर दिन 1 करोड़ रुपया कमाया था। तो उस तरह से भाई डाइजेस्ट तो होगा नहीं सरकार को उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, विदेशों में भी एक सेल कंपनी खोलेंगे। तो कहाँ पे, तो विदेशों में भी, यानी कि भारत से बाहर भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे टैक्स हेवन होता है, या जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स या संपत्ति कर बहुत कम लिया जाता है। जैसे भारत में अगर 15% लिया जाता है तो वहाँ पे 2% ही लिया जाता है। तो वैसे देशों में हम अपना एक सेल कंपनी, झूठी कंपनी खोल लेंगे। उस झूठी कंपनी में हम क्या करेंगे, और ये खोलते कहाँ है, तो इसके लिए कुछ नाम आप जान लीजिए कि हांगकांग है, मोनाको है, मॉरिशस है, पनामा है, सिंगापुर, आयरलैंड, बहामास, कैमन द्वीप, ये सारे जगह पर सेल कंपनियां आसानी से खुल जाती हैं, क्योंकि सरकार अपने देशों में कंपनियों पर ज़्यादा नियंत्रण या निगाह नहीं रखती है, जानबूझ करके नहीं रखती है, ताकि ब्लैक मनी इनके यहाँ आए और उसका यूज़ किया जाए। तो हम इन देशों में अपना एक अकाउंट खोल लेते हैं। तो एक कंपनी में जहाँ पे हमने अपना पैसा जमा किया था सेल कंपनी में, अब इसका पैसा हम विदेशों के ऑफशोर बैंक में भी जमा करेंगे। वहां पे एक कंपनी होगी, मान लीजिए कि एक वाई कंपनी है, ये वाई कंपनी भी इसी की कंपनी है, या अनुषंगी कंपनी या सहायक कंपनी के नाम पे सेल कंपनी यहाँ खोला गया। अब ये क्या करता है कि एक्स अपने पैसे को इसके पास ट्रांसफर करता है किसी सेवा के बदले में। जैसे मान लो ये कंप्यूटर बनाती है, तो एक वाई इसके पास इसलिए भेजता है कि भाई आपने कंप्यूटर के लिए कुछ सॉफ्टवेयर भेजा है, या कुछ हार्डवेयर का इक्विपमेंट भेजा है, या स्क्रीन भेजा है, या बटन भेजा है, या उसका कैबिनेट भेजा है, कुछ भी भेजा है, तो उसके बदले में इसके नाम पे पैसा भेज देती है। और फिर क्या करेगी कि हो सकता है कि इसको लोन भी दे, ये कंपनी के साथ ये दिखा है कि इसके साथ पहले से अच्छा व्यापारिक संबंध है, तो लोन के नाम पर भी इसको ट्रांसफर कर देगी। तो सेवा के नाम पे, लोन के नाम पे, किसी भी नाम पर एक्स कंपनी जो आपके यहाँ है वो वाई कंपनी जो विदेश में है उसके पास ट्रांसफर कर देगी। अब ये कंपनी क्या करेगी कि इसके पैसे को जो यहाँ पे भेजा गया था, इसमें प्रॉफिट बढ़ा करके कि हमने आपसे जो सेवा लिया था या जो लोन लिया था उसको आपको विथ इंटरेस्ट वापस कर रहे हैं।
तो है उसी व्यक्ति का, है पैसा उसी व्यक्ति का। अब कहा, मान लीजिए कि 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया वाई को भेजा था। अब वाई विथ इंटरेस्ट 150 करोड़ रुपया फिर इसको एक समय के बाद वापस कर देगा। कल को अगर पूछा जाएगा आपके पास ये 150 करोड़ कहाँ से आया है, तो बता देगा कि हम 100 करोड़ तो इसको भेजे ही थे, लोन दिए थे या उस सेवा के बदले में दिए थे, इंटरेस्ट के बाद अब प्रॉफिट के बाद हमको भी इतना भेजा गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो हाँ भाई ये लीगल पैसा है आपका। तो ये प्रक्रिया से पैसा वापस सफेद हो जाता है, यानी कि धुलाई होकर के वो साफ सुथरा होकर के चले जाता है। तीसरा जो फाइनल स्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि पैसा वापस आपके पास चले आना। तो अभी तो कंपनी के पास था, ये व्हाइट मनी हो गया यहाँ पे आकर के, किसी भी तरह से बैंक के माध्यम से भी हो गया, ऑफशोर बैंक के माध्यम से भी हो गया। अब उस पैसे को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी अपने पास। अब वो सफेद हो गया, अब उसका हम प्रॉपर्टी बना लेंगे। कैसे बना सकते हैं, तो कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए, जमीन खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, बंगला खरीद लिए, कार खरीद लिए, कुछ भी खरीद सकते हैं। खरीद करके हम अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर देंगे और दिखा देंगे कि हम इन तरीके से ये पैसे कमाए थे। तो ये सारी प्रक्रिया होती है ब्लैक मनी को लॉन्ड्रिंग करके व्हाइट मनी बनाने का। इसमें सबसे अहम जो बड़ी राशि होती है वो राशि को व्हाइट मनी में सेल कंपनियां के द्वारा किया जाता है। वो अलग से हम लोग एक वीडियो में दिखाएंगे कि सेल कंपनी कैसे काम करती है, क्या होता है सेल कंपनी। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सेल कंपनी एक प्रॉक्सी कंपनी या झूठी कंपनी या इमेजिनरी कंपनी की तरह होती है, जो कागज पर तो होती है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस या भौतिक अस्तित्व उसका नहीं होता है, सिर्फ दिखावा के लिए होता है। तो ये सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए और क्या माध्यम है, या मनी लॉन्ड्रिंग और कैसे किया जाता है। तो इसके लिए और भी तरीका होता है। जैसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक है या कोई बीमा कंपनी है या कोई नॉन फिनेंशियल कंपनी है, उसका शेयर खरीद लिए हम, उसका बहुत बड़ी राशि, हम बहुत बड़ी शेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीद लिए और हम उसमें आप कह सकते हैं कि डिसीजन बॉडी में बैठ गए। हम उसका कोई बैंक का बहुत बड़ी शेयर या बहुत बड़ी मात्रा में शेयर को खरीदने के बाद हम उसके मैनेजिंग बोर्ड में बैठने लगे। अब हम क्या करेंगे कि जब इसमें बैठ जाएंगे तो उस संस्था के माध्यम से अपने ब्लैक मनी को यहाँ पे व्हाइट दिखा देंगे। अचल संपत्ति खरीद करके यानी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके भी हम अपने पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि हमने जमीन खरीदा, हमारी जमीन है 50 करोड़ का, हमारे लैंड का वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू 50 करोड़ का है, मार्केट वैल्यू है। लेकिन जब खरीदार के पास गए खरीदने के लिए तो वो बोला भाई कि ये 50 करोड़ नहीं 100 करोड़ का होगा। तो अगर हम 100 करोड़ में लेने जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उसका हमको जवाब देना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे कि हम उसको मार्केट वैल्यू दिखा देंगे कि इतना ही में हम खरीदें, यानी खरीदेंगे ज़्यादा में और दिखाएंगे कम में। यानी जिसका प्रॉपर्टी है उसको हम उतना ही पैसा देंगे जितना वो मांगा है और दिखाएंगे कि हम इतना ही कम दामों में खरीदे हैं, इतना ही पैसा हमारा लगा है। तो एक बहुत बड़ी राशि अचल संपत्ति या रियल एस्टेट में भी चला जाता है। इसी तरह से मान लीजिए हमने कोई बंगला खरीदा या कोई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा और उसको रेंट पे दिखाया, उसमें हमने रेंट दिया 10,000 रुपया पे, पेपर में जैसे दिखाया कि हम 10,000 रुपया में रेंट दिए हैं पर मंथ और ले रहे हैं उससे 40,000 रुपया, तो 30,000 रुपया हमारा वहां भी खप गया। यानी कि उसके माध्यम से भी हम अपने एक महत्वपूर्ण राशि को खपा देते हैं। फिर होता है लोगों के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मुफ्त राशि है तो हम कई लोगों को कुछ राशि या कई लोगों के नाम पे, जैसे आपका डॉक्यूमेंट लेकर के आपके नाम पे अकाउंट खुलवा दिया और कुछ पैसा सभी लोगों को के नाम पे हम जमा कर दिए और ये कह दिए कि भाई तुम लोग सभी लोग फलना कंपनी का शेयर खरीद लो या फलना बॉन्ड खरीद लो या कोई भी सेवा ले लो, और वो पैसा हम वहां पे इन्वेस्ट कर दिए अलग अलग नामों से। फाइनली वो हमारा पैसा हमारा घूम फिर करके हमारा ही रहता है। तो ये कुछ प्रक्रिया होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब ये आपको ये समझना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी ब्लैक मनी का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में कितना हिस्सा है। तो इसका एक डाटा देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC ने एक सर्वे किया
कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में या वर्ल्ड जीडीपी का 2 से 5% तक ब्लैक मनी है, यानी कि करप्शन से, इलीगल मेथड से कमाया गया पैसा है जो सरकार के निगाह में इलीगल है, या सरकार को इन सारे पैसों से कोई टैक्स प्राप्त नहीं हुआ है। तो यूएनओडीसी ने ये देखा, आंकड़ा खोजा, निकाला कि 2 से 5% पूरे विश्व की जीडीपी का 2 से 5% हिस्सा ब्लैक मनी का है। अगर इसको कैश में देखा जाए तो लगभग $2 ट्रिलियन ब्लैक मनी रोटेट करता है। ये डाटा आज से 2 साल पहले का है, अभी ये कई गुना ज्यादा हो सकता है, ये 3 ट्रिलियन का भी हो। तो इतना पैसा ब्लैक मनी के रूप में घूम रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इसको रोकने के लिए सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट या ग्लोबल गवर्नमेंट, विश्व के सरकारें या अपने देश की सरकारें कुछ एक्शन नहीं उठा रही है या कोई कदम नहीं उठाई है? बिल्कुल उठाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाई है। तो अगर आप इसके कदमों को देखें क्या क्या उठाया गया है, तो सबसे पहले 1989 में पेरिस में G7 ग्रुप 7 का मीटिंग हुआ था। विश्व के विकसित देशों का ग्रुप है G7, उनका एक मीटिंग हुआ था। उसी में FATA का गठन हुआ था, FATF का, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। उस एक्शन टास्क फोर्स में जितने भी इलीगल तरीके से पैसे को लाया जाता है उस पर निगाह रखने के लिए, इसका भी हम लोग अलग से क्लास करेंगे, इसका ये कैसे काम करता है, इसका क्या क्या फीचर्स है। अभी हाल ही में न्यूज में सुने होंगे कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो ये एक वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल का कानून की शुरुआत यहां से हुई थी 1989 से। भारत 2010 से इसका हिस्सा है। नेक्स्ट अगर देखें और भी तो एक और है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक और है। नेक्स्ट है यूरोपियन ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप या ये सारे ग्रुप के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग पर निगाह रखा जाता है कि कहीं कोई अवैध तरीके से पैसे का लेन देन किसी देश में तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भारत में भी कानून बनाया गया। भारत में दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लाया गया था, जिसका नाम ही था प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और इसमें करीब ये 1 जुलाई 2005 से इंप्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। और इसमें लगभग 3 बार संशोधन, अमेंडमेंट भी हो चुका है, 2009 में, 2012 में, 2019 में। इसमें यह है कि इस कानून के जितने भी प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई इस तरह की शिकायत मिलती है तो वो जांच करेगी, जैसे कि ईडी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, इस तरह की जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी। और जांच करके उनको अधिकार दिया गया है कि कानून सम्मत एक्शन ले। तो इसके लिए कुछ दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो जब आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को देखेंगे तो इसमें कुछ आप कह सकते हैं कि धारा है, जैसे धारा 5 और 17, 18, इसमें इसके माध्यम से इनको ये किया जाता है। तो धारा 5 में ये अधिकार दिया गया है प्रवर्तन एजेंसियों को कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये ब्लैक मनी है तो उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है। जैसे कि आप मेहुल चौकसी का हुआ, या अभी आप देख सकते हैं कि जो पीयूष जैन जो पकड़ाए हैं, या उससे पहले नीरव मोदी का, या इसी तरह से एक स्टाम्प घोटाला हुआ था अब्दुल करीम तेलगी का। तो इस तरह से जितने भी लोग हैं, पॉलिटिशियन बच ही जाते हैं, पॉलिटिशियन के ऊपर कुछ गाज नहीं आता है क्योंकि उनकी पहुंच और पकड़ उनके सिस्टम में होता है। वो चोर मौसेरेबाई वाले लोग होते हैं, तो वैसी स्थिति में वो बच जाते हैं, लेकिन बाकी जो बिजनेसमैन है वो फंस जाता है। और अभी की सरकारें इसको लेकर के थोड़ा सजग है। तो धारा 5 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग एंटी क्या कहते हैं उसको, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति को कुर्की करने का अधिकार है। और 17, 18 के अंतर्गत संपत्ति को जब्त कर लेना, उसके खरीद बिक्री पर रोक लगा देना, इस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। इसमें यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति
पकड़ा जाता है, साबित हो जाता है कि उसने गलत तरीके से पैसे को अर्जित किया है, तो वैसी स्थिति में उसको 3 वर्ष का मिनिमम सजा, कारावास, सश्रम कारावास और बढ़ा करके 7 वर्ष भी किया जा सकता है, और इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करना शामिल है। तो इस तरह से आप मनी लॉन्ड्रिंग को समझ सकते हैं कि ब्लैक मनी को किस तरह से, किस प्रक्रिया से सफ़ेद मनी में बदला जाता है। तो अब अगर आप न्यूज़ में देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है या मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से इतना पैसा कमाया गया है, तो कैसे किया जाता है, ये प्रक्रिया को आप आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।